ये कहानी उस रहमान डकैत की है जिसने अपनी सगी मां को मारकर शव को पंखे से लटका दिया था। ये कहानी उस रहमान डकैत के शागिर्द उजैर बलोच की है जिसने अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए दुश्मन के सिर को काटकर लियारी की सड़कों पर पब्लिक के बीच में फुटबॉल की तरह खेला था। वही उजैर बलोच जिसका नाम भारत के नेवी अफसर कुलभूषण जो स्पाई के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं उनके नाम के साथ भी जुड़ा। तो ये कहानी लियारी के उस सिस्टम की है जहां पे दुश्मन को सरेराह चौराहे पे मौत देने की प्रथा थी ताकि दूसरे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा किया जा सके। रहमान डकैत के ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई नूरुल हक इब्राहिम एलियास नूरा के हत्या में भी जुड़ा। तो वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो के काफिले पर जब आत्मघाती हमला हुआ था तो उस समय यही रहमान डकैत बेनजीर भुट्टो की गाड़ी को चलाते हुए उनको बचाया था। रहमान डकैत की कहानी जानने के लिए हमें 3 डिफरेंट समय अंतराल को जानना होगा। पहला, रहमान डकैत के बनने से पहले का एरा जिसके कारण वह रहमान डकैत बना। दूसरा, रहमान डकैत जब बना तब क्या हुआ। फिर तीसरा, जब रहमान डकैत मारा गया तब क्या हुआ। और ये तीनों समय अंतराल एक दूसरे से ज्यादा भयावह और खौफनाक होते चले गए हैं। रहमान डकैत के पिता दादल और चाचा शेरल दोनों भाई थे। दोनों का ड्रग्स तस्करी का व्यापार चलता था कराची के एक छोटा सा शहर लियारी में। इस शहर में वो तस्करी के बादशाह तो थे लेकिन दूसरे नंबर पे थे। पहले नंबर पे जिसका राज्य था वो था काला नाग। दोनों भाइयों को यह मंजूर नहीं था कि कोई तीसरा आदमी उन पर राज करे और उन पर हुक्म करे। और कुछ ऐसी ही कहानी काला नाग के साथ भी था। वो एक तरफा राज्य चाहता था। इस वर्चस्व की लड़ाई में जीत दादल की हुई। वो समय गोली और AK-47 का नहीं था। उस समय हत्याएं चाकू और तलवार से हुआ करती थी। दादल ने काला नाग के सिर को चाकू से काट करके लियारी की बीच चौराहे पर टांग दिया था, यह खौफ पैदा करने के लिए। और ऐसा हुआ भी। ये लियारी का सिस्टम था, वहां पे दुश्मनों को बीच चौराहे पर मारा जाता था। काला नाग के मौत के बाद दोनों भाइयों का वहां पे एक तरफा राज्य हुआ। ड्रग्स तस्करी का धंधा खूब चला। यह कहा जाता है कि हर किसी का एक न एक बाप होता है और जब कोई अपने आप को बाप समझ बैठता है तो उसका भी कोई बाप जल्द ही सामने आ जाता है। देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। ऐसा हुआ भी। बहुत समय के बाद एक और गैंगस्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था इकबाल उर्फ बाबू डकैत। ऐसा माना जाता है कि जो भी ड्रग्स तस्कर होता है या अपराधी होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन इकबाल उर्फ बाबू डकैत के केस में ऐसा नहीं था। वो फिजिक्स में मास्टर डिग्री था। वो पुलिस के नाक के नीचे ड्रग्स की तस्करी ऐसा करता था कि कानों कान पुलिस को खबर नहीं होती थी। लेकिन अपनी पोजीशन को खिसकता देख दादल फिर से दुश्मनी मोल ले बैठा इकबाल उर्फ बाबू डकैत से। लेकिन इस केस में बाबू डकैत की जीत हुई। उसने लियारी की वही सिस्टम को रिपीट करते हुए दादल को भी बीच चौराहे पे मार डाला था। उस समय रहमान डकैत अपराध के सफर पे था तो, लेकिन किसी ऐसे मुकाम और मंजिल पे नहीं था कि वो बाबू डकैत से अपने बाप के मौत का बदला ले सके। रहमान डकैत उर्फ सरदार अब्दुल रहमान बलोच, इसे अपने नाम के आगे सरदार लगाने की आदत थी। जब अपराध की दुनिया में एंट्री किया तो इसका नाम रहमान डकैत से कुख्यात हुआ। अपराध की दुनिया में इसकी एंट्री तभी तय हो गई थी जब ये बचपन से मार पिटाई में रहता था और पढ़ाई लिखाई से इसका दूर दूर तक नाता नहीं था। ये बचपन से ही आपराधिक माहौल में पला बढ़ा। अपने बाप को आइडल मानता था। 13 साल की उम्र में एक ड्रग्स पेडलर की चाकू मारकर जब इसने हत्या की तो इलाके में वो खौफ पैदा हो गया। लोग इसे जानने लगे। दूसरा खौफ इसने कायम किया जब अपने माँ के ऊपर इसको शक हुआ कि यह विरोधी गैंग के किसी सदस्य के साथ इसका अवैध संबंध है और उस अवैध संबंध के शक का एक ही सजा थी, उसकी मौत। अपने मां को गोलियों से भूनने के बाद कहा जाता है कि फिर भी जब इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसके लाश को पंखे से टांग दिया था। इसके बाद तो उस इलाके में वो खौफ पैदा हुआ कि ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी को भी मार सकता है। खैर, यहां अपने पिता दादल के मौत के बाद ये अपराध के उस रास्ते पे था जहां पे इसे किसी सहारे की जरूरत थी और सहारा मिला इसी के बाप का दोस्त हाजी लालू का। हाजी लालू दादल के सहयोगी हुआ करते थे। हाजी लालू ने रहमान को अपने गुट में शामिल कर लिया। यहां पे इन दोनों का रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का नहीं रहा, इन दोनों का रिश्ता बाप और बेटे का हुआ।
ये तो आगे चल करके पता लगेगा कि किसने किसको अपना बाप सही में माना था और किसने किसको अपना बेटा सही में माना था। हाजी लालू के 7 बेटे थे, जिसमें से एक बेटे का नाम था अरशद पप्पू। इस नाम को याद रखिएगा, जो कि इस कहानी का अंत होगा इसी के खौफनाक अंजाम से। हाजी लालू का जब हाथ इस पे पड़ा तो अपराध की दुनिया और अपराध के सफर में यह मंजिल की तरफ बहुत तेजी से दिन दुनिया और रात चौगुनी बढ़ने लगा। ड्रग्स तस्करी के अलावा अपहरण, फिरौती, जबरन वसूली और जितने भी छोटे मोटे गैर कानूनी काम थे जिसमें पैसा बहुत ज्यादा था, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, रहमान डकैत को मोटी रकम के रूप में नजराना दिए बिना ना तो कोई वहां पे बिजनेस कर सकता था, ना कोई दूसरा धंधा कर सकता था। यहां तक कि सबके घरों में नल से जो पानी आता था उसे भी बंद करके टैंकरों में हर घर सप्लाई करके उसका भी पैसा वसूलने लगा। हम यूं कह सकते हैं कि उस एरिया में चाहे छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, हर व्यापार में रहमान डकैत का एक हिस्सा होता था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन कहा जाता है कि अपराध की दुनिया ही टिकी होती है उसूलों पे, और यह उसूल होता है भरोसे का। अगर भरोसा टूटा तो फिर अपराध की दुनिया ताश के पत्ते की तरह ढहने लगती है, और यही हुआ हाजी लालू और रहमान डकैत के बीच में। रहमान डकैत ने एक बहुत बड़े व्यापारी को किडनैप किया, बहुत मोटी रकम का सौदा होने वाला था। लेकिन हाजी लालू का फोन आता है रहमान को कि इसे छोड़ दो, ये मेरे परिचित हैं, अगर इन्हें नहीं छोड़ा गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी, अब तक जो भी मैंने नाम कमाया है वो मिट्टी में मिल जाएगा। रहमान ने अपने पिता जैसे हाजी लालू की बात मान ली और उस व्यवसायी को छोड़ दिया। कुछ ही दिन बाद अचानक रहमान डकैत की गिरफ्तारी भी हो गई। वो जेल में था, तब उसको पता चला कि हाजी लालू उस फिरौती की रकम 1 करोड़ वसूल चुके थे, और इस गिरफ्तारी में भी उन्हीं का हाथ था, ताकि रहमान डकैत को इस बात का पता भी न लगे। यहां से इन दोनों के रिश्तों में जो खटास पैदा हुई, और जब रहमान डकैत जेल से निकला तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी और दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन दुश्मनी के फ्रंट व्हील पे हाजी लालू नहीं थे, दुश्मनी की बागडोर इस समय उनके बेटे अरशद पप्पू के हाथ में आ गया था। अरशद पप्पू ने इस दुश्मनी की शुरुआत तब की जब रहमान डकैत के पिता दादल का कब्र तोड़ दिया उसने, और यह संकेत दिया कि इस दुश्मनी को किसी भी हद तक वो ले जाने को तैयार था। इस कहानी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आने वाला था। हुआ यूं कि लियारी में एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था फैजू बलोच। फैजू बलोच हफ्ता दिया करता था रहमान डकैत को। इस पे जब अरशद पप्पू की नजर पड़ी तो वो फैजू बलोच के पास गया और उसने उसको धमकाया कि आज से हफ्ता मुझे दिया करो, रहमान डकैत को नहीं देना है। फैजू बलोच रहमान डकैत का पुराना शागिर्द था, वो उसका वफादार था, उसको यह भरोसा था कि जब तक रहमान डकैत का हाथ मेरे सिर पर रहेगा मुझे यहां पे कोई लियारी में हाथ नहीं लगा सकता है। उसने साफ इनकार कर दिया, और इस इनकार का क्या रिजल्ट होना था उस लियारी में वही हुआ। अरशद पप्पू अपने साथियों के साथ फैजू बलोच के स्थान पे आ धमका और उसने उसे गोलियों से भून दिया। फैजू बलोच का लड़का था उजैर बलोच। हाँ, दोबारा से इस नाम को याद रखिएगा, उजैर बलोच, जो पढ़ा लिखा काफी था, उसका अपराध से दूर दूर तक नाता नहीं था, वो किसी हॉस्पिटल में काम करता था। उजैर बलोच बाप की मौत से अंदर तक टूट गया। उसने अदालतों के दरवाजे खटखटाए तो कई पुलिस चौकियों में दौड़ लगाई। जब सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी तो थका हारा वो रहमान डकैत के ही शरण में आया। रहमान डकैत के साथ जुड़ने के बाद अभी चीजें चल ही रही थी कि अरशद पप्पू ने फिर से रहमान डकैत के चाचा शेरल को भी किडनैप कर लिया। वो चाहता तो शेरल को वहीं गोलियों से भून सकता था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ शेरल को मारना नहीं था, उसका मकसद रहमान डकैत को तड़पाना था। शेरल को किडनैप करने के बाद उसने रहमान डकैत को कॉल करके फोन पे गोलियों की आवाज सुनवाई और शेरल को तड़पते हुए उसकी चीखें भी सुनाई। खून खराबा इस कदर बढ़ चुका था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लियारी में 1 साल के अंदर 800 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। आए दिन इस खून खराबे और फिरौती और वसूली और ड्रग्स की चर्चा जब मीडिया में होने लगी तो सरकार ने इससे निपटने के लिए, इस पे अंकुश लगाने के लिए वहां के एक राउडी राठौर के नाम से जाने वाले इंस्पेक्टर असलम को यह जिम्मेवारी दी। कहा जाता है कि असलम के एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में गन हुआ करता था। कहा जाता है कि पहली बार असलम ने रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब तक रहमान डकैत इतना पैसा कमा चुका था कि उसने पैसे के दम पे कई पुलिस वालों को खरीद कर थाने से निकल गया,
जी हां, वो थाने से भागा नहीं था, बाकायदा निकला था। ये बात असलम चौधरी के गाल पे एक तमाचे की तरह था। जो उसकी छवि राउडी राठौर की थी वो ध्वस्त हो चुकी थी इस बात से गुस्से में तिलमिलाया चौधरी असलम दोबारा मौके की तलाश में लग गया, और ऐसा मौका दोबारा उसको मिला भी। दूसरी बार जब चौधरी असलम को यह मौका मिला तो इस बार वो ठान चुका था कि इस बार गिरफ्तारी नहीं होगी, इस बार रहमान डकैत का एनकाउंटर होगा। और हुआ भी ऐसा। एक सुबह मीडिया में न्यूज़ आया कि लियारी की सड़कों पे कुख्यात नामी गैंगस्टर रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। रहमान डकैत तो मारा गया, लेकिन आप अभी रुकिए, कहानी सिर्फ रहमान डकैत की खत्म हुई थी, अभी कहानी गैंग्स ऑफ लियारी की खत्म नहीं हुई। असली दहशत वाली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। रहमान डकैत के मारे जाने के बाद उसके गिरोह में इस बात पर चर्चा हुई कि अगला कमान किसके हाथ में दिया जाए। गिरोह के मेंबर्स ने उसी फैजू बलोच के बेटे उजैर बलोच को ये कमान उसके हाथ में सौंप दी। उजैर बलोच को यहां पैसे और धंधे और मुनाफे और बिजनेस में कम इंटरेस्ट, अपने बदले में ज्यादा इंटरेस्ट था। बदले की आग में धधकता उजैर बलोच मौके की तलाश में तो बहुत पहले से ही था। जब मौका मिला तो वो अरशद पप्पू, जो उसके बाप का कातिल था फैजू बलोच का, जिसे उसने फिरौती की रकम के लिए मार दी थी, उसकी तलाश में अपने साथियों के साथ जुड़ गया। कराची का बहुत पॉश इलाका डिफेंस कॉलोनी, वहां उसे टिप मिली कि अरशद पप्पू इसी डिफेंस कॉलोनी में रह रहा है। कहा जाता है उजैर बलोच अपने साथियों के साथ पुलिस की ड्रेस में डिफेंस कॉलोनी पहुंचा, उसी अरशद पप्पू के घर पे। अरशद पप्पू और उसके भाई को गिरफ्तार करके वहां से लेकर के आया। अरशद पप्पू को यही लगा कि ये पुलिस वाले हैं, गिरफ्तार करके ले जाएंगे और कुछ दिनों में उसे छोड़ देंगे। वहां से वो सीधा लियारी की सड़कों पर लेकर के आया, जहां से पहले से ही सारी चीजें तय थी। लियारी का यह सिस्टम पहले से ही था, सरेराह चौराहे पे दुश्मन को मौत देना। लियारी की सड़कों पे उस दिन मौत का वो तांडव होने वाला था जिसे आज से पहले किसी ने देखा तक नहीं था। अरशद पप्पू को पूरा शरीर सिगरेट से दागा गया, छोटे बड़े इतने घाव किए गए कि उसके चीखें दूर दूर तक गलियों में बैठे घरों में लोगों को सड़कों पर लाने के लिए काफी थी। जब लोग सड़कों पर इकट्ठे होने लगे तब जालिमों का यहां से मौत का तांडव शुरू हुआ। जब अरशद पप्पू को सिर को काटकर और फुटबॉल की तरह खेलना शुरू हुआ, यह नजारा लोग देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। लेकिन मौत का तांडव यहां पे खत्म नहीं होना था, यहां तो शुरुआत हुई थी। एक इंसानी लाश, एक इंसानी सिर का फुटबॉल की तरह खेला जाता था उस लियारी में, जहां पे कहा जाता है कि घरों के छतों पे पाकिस्तान के झंडे के साथ ब्राजील का झंडा भी लगता था फुटबॉल के दिनों में। और उसी सड़कों पे, उसी लियारी की सड़कों पे एक इंसानी सिर से फुटबॉल खेला जा रहा था। इसके बाद उसके नीचे के धड़ को एक लकड़ी की गाड़ी पे लाद कर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पूरे लियारी की सड़कों पे घुमाया गया। इसके बाद सिर और धड़ को जला करके उस राख को बकायदा गटर में बहा दिया गया। हर एक सबूत को जला करके मिटा दिया गया और गटर में बहा दिया गया, और ये सारी चीजें लोगों के सामने हुई थी। बहुत दिनों बाद जब उजैर बलोच को गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछा गया था कि इस तरह से बेरहमी से की गई हत्या पे क्या उसे अफसोस था। उसने कहा था कि बिल्कुल नहीं, जैसे को तैसा ही मिलता है, जैसे उसने हत्या की थी मेरे पिता की, उसी तरह से मैंने भी इसकी हत्या की थी। उजैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद उस पर कई तरह के आरोप लगे, हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और ड्रग्स तस्करी के अलावा देश विरोधी भी कई आरोप लगे। उसमें यह भी एक आरोप शामिल था, उसका नाम कुलभूषण के साथ भी जुड़ा था कि उसने कुछ उसकी मदद की थी इस स्पाई नेटवर्क में। यहाँ उजैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद गैंग्स ऑफ लियारी में दहशत का माहौल तो कम हुआ और जो धंधे होते थे गैर कानूनी, उस पर काफी रोक लगी। आदित्य धर द्वारा निर्मित फिल्म धुरंधर में इन्हीं किरदारों को दिखाया गया है, जिसमें मेन किरदार रहमान डकैत है, जिसका रोल अक्षय खन्ना ने प्ले किया है। मैं आगे भी इस मूवी के और किरदारों की भी सच्ची कहानियां लेकर के आऊंगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।